क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना। कह रहा है टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R, ठीक है, एंड कैरिंग इक्वल करंट्स आर केप्ट इन पैरेलल प्लेन्स हैविंग कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज, Q एंटी क्लॉकवाइज as seen from O, which is equidistant from point P in Q. Find the magnitude of net magnetic field at O. ठीक है, देखो बुक में डायग्राम दे रखा है तो मैं सीधे डायग्राम की मदद से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को ना। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पर दो लूप्स हैं पैरेलल, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक्सिस है जिसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है, O, ठीक है। जब आप O से देखते हो तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। कह रहे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2r, ठीक है, और जो लूप का रेडियस है वो भी कितना है, r। लूप रेडियस इज आल्सो r, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। आपको यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है O, ठीक है, क्लियर है ये। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट देख लेते हैं एक बार सेम है कि नहीं है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P एंड Q कैरिंग इक्वल करंट है ना, दे रखा है, तो करंट आप चाहो तो दोनों में I मान लीजिए आप, ठीक है ना। बताओ तो O फर्स्ट जो लूप है इसको फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको सेकंड लूप लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लूप की वजह से O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, लेफ्ट। देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो आप राइट हैंड रूल से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट आएगी। इसका मतलब फील्ड कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी ना। तो फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो लेफ्ट में हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ से दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से भी करोगे तो लेफ्ट में, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम डायरेक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब मैंने रिप्रेजेंट तो B1 और B2 से कर दिया है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन जो है दोनों ही सेम है, दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन में कितना होता है, नहीं, फॉर्मूला बताओ इसके लिए, क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एक्सिस पे निकालते हैं तो हाँ, म्यू नॉट n तो 1 हो गया, I स्मॉल r क्या था यहाँ पे, कैपिटल R मतलब रेडियस, लेकिन यहाँ पे तो रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है तो हम क्या करेंगे, r² अपॉन में 2, आगे ब्रैकेट में ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या करते थे ना, r² प्लस r² की पावर 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I r² डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखेंगे 2r² की पावर 3/2, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में परेशान कर सकता है, इसका मतलब है 2 की पावर 3/2, कौन सा 2 से 2, और r² की पावर भी कितना, 3/2। समझ में आया क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, हाँ बिल्कुल वही करा है। ये 2 से 2 गया तो कितना बच गया यहाँ पे, r3, ऊपर r² है, तो म्यू नॉट I अपॉन में r² से r³ में से हाँ r बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस आधा, 3/2 मतलब 1.5 हो गया ना, 1.5 मतलब क्या होता है, 1 प्लस आधा, अरे हाँ है ना, तो उसको मैं 2 इंटू 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 4√2r, क्लियर है ये, ठीक है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको क्योंकि निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी और दोनों का सम के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब इसी को आपको 2 बार ऐड करना है या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2√2r
चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस मेरे ख्याल से तो वैसे ये दे रखा होगा। ठीक है, टेस्ला लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, कोई बात नहीं। अभी तो ये तो फॉर्मूला की फॉर्म में है ना। ठीक है, अभी तो करंट वगैरह की यूनिट्स वगैरह तो कुछ दी नहीं है, आर का भी नहीं दिया है, सेंटीमीटर है क्या है, तो अभी तो हम यूनिट तो नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप इसका आंसर चाहो तो चेक कर लो, इसका थर्ड का आंसर हाँ वही है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2√2r। मैंने बोला ना यही फॉर्म में दे रखा होगा। वो मैथमेटिक्स में हम जनरल ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते हैं, इस टाइप से हम करते हैं ना, पर इसमें आप देखोगे तो यही मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्लियर है, इसको नोट करने की जरूरत है क्या? ये आप तो रिकॉर्ड हो गया, हो जाएगा काम है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का 4.8 बुक का एग्जाम्पल है ना। तो इसमें एक वायर दे रखा है आप लोगों को, मैं वर्टिकली ड्रॉ कर दे रहा हूं है ना, और एक बार देख लो इसको है ना, मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, एक वायर है जिसमें करंट अगर आई है तो उससे r डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? राधिका कितनी होगी? म्यू आगे, म्यू तो पता चल गया, इसके आगे तुम बताओ। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा। इतना मारूंगा ना तेरे को, बहुत मारूंगा पकड़ करके। हाँ बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, या तुम उस तरह से बता रही होगी ना, म्यू नॉट। हाँ जी सर, हाँ भूमि नहीं आएगी। नहीं, वायर के लिए 2 पाई आर आता है बेटा, अगर लूप होती है तो 2 आर आता है, सेंटर पे निकालेंगे। ठीक है, अरे ठीक है, पाई आएगा यहाँ पे, स्ट्रेट वायर है, क्योंकि अगर लूप होती उसके सेंटर पे निकालते तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। देखो, अगर इसके सेंटर पे निकालोगे, रेडियस इसका आर है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक है, तो मैंने बोला भी था इसमें आप डिफरेंस याद रखिएगा। फिर भी सेम चीज, जो चीजें मैं बोल देता हूँ ना बच्चों को, इसमें कंफ्यूजन होती है, याद रखना है इसको, उसी में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आइडियल वाला बेटा वो बायट-सेवर्ट लॉ है, उसकी मदद से आप निकाल सकते हो। वो तो बिल्कुल बेसिक है कि अगर आपको, आपके पास कोई वायर है या उसमें कोई, आपने क्या करा, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया है ना, आई करंट अगर फ्लो कर रहा है उसमें आइडियल है, अपने एलिमेंट ले लिया, तो उसकी वजह से कुछ आर डिस्टेंस पे क्या फील्ड हो, पूरे वायर की वजह से थोड़ी है, इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से ये होगा ना। क्लियर है ये? ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा 4.8 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास एक वायर है, अब वायर की थिकनेस हमने ना के बराबर पहले ले ली थी, लेकिन ये कह रहा है कि इस वायर की जो रेडियस है वो ए है, वायर का रेडियस क्या है? ए है। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? आई। नेचुरली ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो जाएगा। आपको क्या बताना है? इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर फील्ड बतानी है। ठीक है, इसके एक्सिस से आपको आर डिस्टेंस पर फील्ड बतानी है ना, जैसे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे बता रहे हैं ना, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे बता रहे हैं। ठीक है, वो तो फॉर्मूला रिकॉल करा रहा था मैं, बेसिक्स। हाँ, भरा हुआ है ना, सॉलिड वायर। ठीक है, तो अब एक बात पहले ही क्लियर कर ले हम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसके बाहर आप ले लोगे, मतलब आर, आप इतना डिस्टेंस ले लें कि एक्सिस से वो क्या करे, मतलब इसके सरफेस से बाहर निकल आए आप, तो जब आप इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर ही होगा। इस बात को समझिए। उसका रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन ये है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एनक्लोज करंट, जब आप यहाँ पे एम्पीरियन लूप लोगे
तो एनक्लोज करंट आई ही होगा, पहले भी आई था, अभी भी कितना है, आई है। और जो सरकमफेरेंस है आपकी 2 पाई आर है पहले की तरह, अभी भी वो 2 पाई आर है, तो उसमें कोई डिफरेंस आया नहीं। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे फाइनली ये वही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से इसके लिए डिराइव किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये डिराइव हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है, स्टिल है तो बताओ, फिर मैं करता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। बोलो ठीक है, ठीक है, नहीं होगा तो पूछ लेना दोबारा आके अगली क्लास में, ठीक है, तुम तो पूछ भी लेते हो है ना, नहीं अच्छी चीज है, उसमें बुराई क्या है। लेकिन दूसरे जो हमें मेन केस हमें जो देखना, जो दिक्कत करेगा आपको, जो प्रॉब्लम कर सकता है वो ये है, जब आर डिस्टेंस आपका एक्सिस से जो आपने आर डिस्टेंस लिया है वो क्या है, ए से कम है, मतलब वो वायर के अंदर ही, हाँ अंदर फील्ड निकालनी है, बिल्कुल सही, एक्सिस से आर दूरी पर वायर के अंदर फील्ड आपको निकालनी, तो वो हम एक बार देख लेते हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको केस 1 डाल दे रहा हूँ, आर लेस देन ए ले रहा हूँ, ए ये डिस्टेंस है, अगर आर लेस देन ए है तो मतलब वो इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। और इस केस में हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए मैं लगाऊंगा क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ ही लगाऊंगा। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़े। एक बार ध्यान से देख लो जरा, देख जरा, लाइन सही ड्रॉ हो जाएगी क्या, लाइन नहीं होती इससे ड्रॉ, कलर चेंज कर दो बस, हो गया, क्या हो गया, चलो तो ये हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो मैं इधर, ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा ना। मैं यहीं से एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अब आप ये देख लो बस कि इतना जो रीजन है ना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो पूरा मिला करके वायर में आई फ्लो कर रहा है ना, लेकिन आपका जो इतना रीजन है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो करंट आपका एनक्लोज करंट कहलाएगा, और मैं इसके हिसाब से ही क्या लूंगा यहाँ पे, एम्पीरियन लूप, जो बिल्कुल इसी को एनसर्कल कर लिया बस, है ना। मैंने थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर दी है दिखने में, लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो देखो जरा, स्टेटमेंट होगा हमारा बी, या फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, नेट एनक्लोज करंट, राइट। इसमें इसके हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल डीएल, ठीक है। कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, तो फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, ऐसे घूम रही होगी, सर्कुलर होगी, और हमने एम्पीरियन लूप भी सर्कुलर लिया है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप डीएल एलिमेंट लोगे और बी दोनों को ड्रॉ करोगे, तो हर पॉइंट पे बी और डीएल के बीच का एंगल क्या होगा, 0, यानी कॉस कितना हो गया, 0, इज इक्वल टू म्यू नॉट एनक्लोज्ड करंट, एनक्लोज करंट एनआई होगा, एनआई कब होता है एनक्लोज करंट, नहीं ठीक है, एनआई तब होता है जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हो, यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, तो कितना करंट होगा बताओ, पूरी विड्थ अगर आप निकालो, पूरा क्रॉस सेक्शन निकालो, तो उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, किससे, पूरे क्रॉस सेक्शन से। आपको कितने क्रॉस सेक्शन से चाहिए, इतने से, बोल दो भाई, कितने क्रॉस सेक्शन से चाहिए ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास टोटल करंट आई है, जो कि पूरा क्रॉस सेक्शन से, पूरा क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई ए स्क्वायर, दिस इज द करंट पर यूनिट
क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको कितने क्रॉस सेक्शन से करंट चाहिए? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो भाई, यूनिट एरिया से करंट कितना पास हो रहा है हमें पता चल गया ना। तो अब ए एरिया से कितना करंट पास होगा, सॉरी आर एरिया से कितना होगा, उसके लिए हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। मेरे को बताओ ये क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप, है ना। और वो कितना हो जाएगा? वो तो उसका सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं? b इंटू कॉस 01 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। एक आर से एक आर भी उड़ा दो चाहो तो, है ना, ये भी हटा दो एक आर। बोलो दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल ये वाला, इसी से जो इसी का सरकमफेरेंस, ठीक है ना। एक बार देखो जरा, क्लियर है? म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए। गौर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि b इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बोलो हाँ या ना। तो दोनों की पावर क्या है? 1। क्या यहाँ पे कोई प्लस कांस्टेंट है क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इंटरसेप्ट तो कुछ नहीं है ना। तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे, एक बार देख लो जरा, ये क्या है? r। r जब r 0 होने का मतलब आप एक्सिस पे हो, यहां से आप जैसे जैसे दूर जाओगे स्मॉल r की वैल्यू तब बढ़ रही है। तो सरफेस पे होंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। और फिर उसके बाद आप उसके बाहर पहुंच जाएंगे। तो मेरे को एक बात बताइए जरा, जब आप सरफेस पे होंगे तो r की जगह पर क्या लिखोगे? a लिखोगे, तब ये कैंसिल हो जाएगा, उस समय में मैक्सिमम होगा। और अदरवाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब r 0 होगा तो b भी 0 होगा। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो, है ना, ये कहां पर है? सरफेस पे। ये कहां पर है? सरफेस पे। कितना हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। म्यू नॉट आई, यहाँ पे इसको तो है बेटा, एक आर से ये पावर उड़ जाएगी ना, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करोगे? आर की जगह पर ए लिख दोगे, ए के से ए कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। क्लियर है ये? अच्छा, सरफेस के बाद ये वाला फॉर्मूला चलेगा जो क्या कहता है? b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बोलो। तो उसके बाद ये ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पहले स्ट्रेट लाइन फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चाहो तो यहाँ मेंशन कर लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। किसमें? b इनवर्सली प्रोपोर्शनल a के तो हो ही नहीं सकता, a तो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी तो हमेशा वेरिएबल्स के बीच में होगी ना, है। अगर तुम लिख रहे हो मान लो x इज इक्वल टू 5, तो क्या इसका मतलब ये है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5? या चलो 5y लिख लो, तो ये तो जब भी नहीं, ये नहीं लिख सकते ना। प्रोपोर्शनैलिटी तो उन चीजों के बीच में होगी ना जो कि वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सरफेस के बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने बता रखा है ना ये। इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ग्राफ वगैरह जब डिस्कस हुए होंगे तब बताया होगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका, नोट करने की तो जरूरत है नहीं, बस मैं ही मेहनत करता रहूंगा। अब तो तुम लोग घर जा करके मजे से वीडियो देखो। और कोई डाउट है तो बताइए। और कोई डाउट है? नहीं तो आज हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर और उसका रेंज एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं वो नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो डेरिवेशन है वो अभी नहीं करा रहा हूँ, वो उसके लिए तो जब सब प्रेजेंट होंगे जब ही कराऊं, है ना, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि स्मॉल वोल्टेजेस या करंट मेजर करने के काम आता है। यहां तक क्लियर, ठीक है।
ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे जी भी लिख सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम करंट पास कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं आई जी, और इसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर जी। इसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होगा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसमें अंदर क्या होता है, वायर होता है। तो वायर होगा, करंट पास करेगा, वायर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने आरजी ले लिया, और इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, ये अलाउएबल करंट है, वो हमने आईजी माना। ठीक है, इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं करा। क्यों, बता सकता है कोई? कि किसी भी डिवाइस में मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है ना, बाजार से अगर आप सॉकेट खरीद के लाओगे तो वो रेटिंग के हिसाब से आते हैं। आपने देखा होगा पावर का सॉकेट अलग होता है ना, और ये वाले अलग होते हैं। अगर आपको आयरन यूज करनी है तो आप इसमें नहीं लगाओगे, नीचे वाले में लगाओगे, उसमें लगाओ वो चल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो वहां पर चिंगारियां आनी शुरू हो जाएंगी, वो फूक जाएगा, वो फ्यूज उड़ गया। ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को मैंने निकाला था खराब कर दिया उसको? हाँ, तो हमने ये डिस्कशन कर लिया था उसी दिन, मेरे को याद आ है ना, ये तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा इससे। तो मैंने आपको बताया था जैसे कोई भी वायर होगा, तो आज कैसे चल गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो वो क्या था कि वो जो वायर था, जब आप इसको इंसर्ट कर रहे थे तो वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया होगा, फ्यूज तो क्योंकि अब रिमूव ही कर दिया ना, अब जब तक वो कनेक्शन, ये तो हमें पता है ना, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट तो फ्लो करने नहीं वाला। तो वो जो फ्यूज कर रहा था ना उसको क्लोज, उसको फ्यूज को हटा करके उन्होंने खुद ही एक वायर से कनेक्ट कर दिया होगा डायरेक्ट। अब फ्यूज का झंझट खत्म, फ्यूज की जरूरत नहीं, लेकिन सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज हो गया। भाई फ्यूज का काम क्या है, डिवाइस को सेफ रखना, तो वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, नहीं नहीं वो तो चलेगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी वायर जो होगा ना, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, या पावर की बात करें तो आई स्क्वायर आर। तो करंट अगर डबल होगा तो हीट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो वायर लगा होगा वो तो फिक्स है, अगर करंट आप बढ़ाते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या है, अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी, एक पॉइंट के बियॉन्ड क्या होगा, वायर का भी अपना कुछ मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है ना। ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बात समझ में आती है, जिसको हम बोलते हैं कि फूक गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं फूक गया। जैसे बोलते हैं पंखा फूक गया, पंखा फूक गया मतलब, या मोटर फूक गई उसकी, होता क्या है कि, हाँ, तो आपने कभी देखा है कि जैसे फैन रिपेयर करने के लिए आएगा, फैन को उतारेगा और उसमें से मोटर निकाल करके ले जाएगा, बोलेगा कि ये मोटर जो है वो मोटर मोटर बोलेगा फूक गई है मोटर। मतलब अलग अलग तरह की दिक्कतें है ना। अभी हम मोटर का इश्यू की बात करें, वो बोलता है जल गई मोटर, दोबारा बांधनी पड़ेगी, ऐसा सुना है तुमने, बोला दोबारा बांधनी पड़ेगी। या फिर तुमने कभी देखा हो कि ट्रांसफार्मर आते हैं छोटे छोटे, या छोटी छोटी मोटर आती है, उसमें क्या होता है ना कि पतला सा रेशमी सा धागा होता है, वो लिपटा होता, वायर बेसिकली लैमिनेटेड वायर होता है ना, वो उस पर लपेट रखा होता। तो बेसिकली होता क्या है, वही चीज है, उसके अंदर क्या है, तार, ज्यादा करंट पास करेगा, हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, वो क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो गया, ब्रेक हो गया, उसी को हम बोलते हैं फूक गया। या मोटर फूक गई, उसको बांधना पड़ेगा दोबारा, मतलब तार खोलो पहले फिर दोबारा बांधो, है ना, नहीं तो वो चलेगा थोड़ी ना। सेम चीज यहाँ पर। तो आप कोई भी डिवाइस लो, ये गैल्वेनोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप लोगे तो उसमें करंट की एक लिमिट होगी, मैक्सिमम करंट लिमिट को आप बियॉन्ड जाओगे तो फिर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर। ठीक है, तो हमने जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट है इसमें, मान लो 0 एम्पियर से लेकर के ये 3 एम्पियर तक रीड करता है, तो हमने बोल दिया 3 एम्पियर जो है वो क्या हो गया, इसका मैक्सिमम करंट हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 4 एम्पियर के सर्किट में लगा नहीं सकते, लगा दो, लेकिन फिर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हो सकता है गल जाए वायर, मेल्ट हो जाए। बात समझ में आती है ये। और फायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि 4 एम्पियर अगर वो जा रहा है तो शो तो ये करेगा नहीं, क्योंकि इसकी तो औकात 3 एम्पियर की है, 3 एम्पियर के बियॉन्ड ये जाएगा नहीं। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, क्लियर है। तो 3 एम्पियर तक मेजर करेगा, 3 एम्पियर को हम इसका मैक्सिमम करंट मान सकते हैं।
यहाँ तक ना 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 ना, मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, 1 एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। क्या ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये गेज पे डिपेंड करता है, वायर के, मतलब उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। जितना मोटा तार लोगे उतना ज्यादा करंट आप उससे पास करा सकते है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना मोटा तार होगा रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, तो फिर आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल्ट भी नहीं होगा इजीली, राइट। ये क्लियर हो गया। और इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट में आज कवर कर रहा हूं। एक मैं कर रहा हूं रेंज एक्सटेंशन, है ना, रेंज एक्सटेंशन of galvanometer first when working as a emitter. When working as an emitter, ठीक है। हमें क्या करना है? रेंज एक्सटेंशन करना है, ठीक है। मैंने एक भारी भरकम वर्ड लिख दिया यहाँ पे, रेंज एक्सटेंशन। रेंज एक्सटेंशन, रेंज एक्सटेंशन क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली, हाँ क्या, हाँ मतलब कितना तक वो बता सकता है, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ तक जा सकता है ना, तो वो बेसिकली उसी तरह की चीज है। रेंज क्या है इसकी? तो इसकी रेंज आपको बतानी है, मतलब कि कितने से कितने तक ये मेजर कर सकता है, रेंज होती है वो, है ना। रेंज एक्सटेंशन, अब आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब आपने एक एमीटर लिया यानी गैल्वेनोमीटर लिया जिससे आप करंट मेजर करना चाहते हो, ठीक है। और वो गैल्वेनोमीटर है 1 एम्पियर रेंज का। रेंज कितनी है उसकी? 1 एम्पियर। तो वो आपको कहां तक शो करेगा? 1 एम्पियर तक। 2 एम्पियर बताएगा क्या? नहीं बताएगा, 1 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा करंट होगा तो फिर वो हो सकता है बर्न हो जाए, तो फिर वो काम भी नहीं करेगा। लेकिन अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, कि रेंज उसकी 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, लेकिन आप उसको यूज करना चाहते हो 10 एम्पियर के लिए, सपोज। हाँ, 1 एम्पियर तक जो मेजर कर सकता था, सेम एमीटर को आपको यूज करना है, लेकिन मेजर करना है 10 एम्पियर। तो हम क्या करें, क्या मॉडिफिकेशंस करें, क्या चेंजेस करें जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? 10 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, 20 एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं, 25 एम्पियर मेजर कर सकते हैं। वो बेसिकली हमें देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? रेंज एक्सटेंशन ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हेन वर्किंग एज एमीटर, जब एमीटर की तरह काम कर रहा होगा तो उस समय में उसकी रेंज एक्सटेंशन कैसे की जाएगी, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एमीटर, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एमीटर, ठीक है। तो देखो जरा, मीटर का मतलब होता है, क्या होता है? मेजर। और यहाँ पे एमीटर जो है ये एम्पियर के लिए यानी करंट के लिए। एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एम्पियर्स या फिर करंट। करंट मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? यूज्ड फॉर करंट मेजरमेंट। दूसरा, एमीटर जो होता है यानी ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज कनेक्टेड, सीरीज कनेक्शन इज डन। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सर्किट है, सिंपल मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। आपको इस ब्रांच का मान लीजिए करंट मेजर करना था, तो आप क्या करोगे? इसमें सीरीज में एमीटर लगाओ, ठीक है। एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में, जिस ब्रांच का आपको करंट चाहिए हो, ठीक है। हाँ पैरेलल में लगा दिया, चलो। अब बताओ कौन सी ब्रांच का बताएगा, इसका या इसका, या दोनों का मिला के? दोनों का मिला के बता देगा। और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, मान लो ये 5 ओम है और ये 13 ओम है। अब कैसे पता चलेगा इसमें कितना है, इसमें कितना है? उसके बाद क्या करेंगे? इक्विवेलेंट करंट इन दोनों का मिला के बता दिया, I1 और I2। चलो अब क्या करें? अब कैसे पता लगाएं I1 क्या है? नहीं पता लगाएं फिर?
छोड़ दें उसको वहीं पे। चलो खैर, ये तो एक प्रैक्टिकलिटी वाली बात हो गई, और भी रीजन हम बताएंगे सीरीज में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, सीरीज में कनेक्ट करोगे जिस भी ब्रांच में तो उस ब्रांच का करंट बताएगा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और देखो कि अगर ये हमने जैसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो आपके हिसाब से एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, या जितना मर्जी हो, क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम होना चाहिए। कोई ऐसा कह रहा है कि जितना मर्जी हो, अपने को क्या लेना देना भाई, कंपनी बना रही है वो देखेगी, हमें क्या मतलब। कंपनी बना रही है ठीक है, लेकिन सही तो बनाने पड़ेंगे ना। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्यों बोल रहे हो आप लोग ऐसा? ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो, तो आपका काम, आप ये चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हमेशा, मतलब आप चाहते हो कि पंखे से ज्यादा करंट जाए ताकि फूक जाए वो। हाँ, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ, सपोज करो थोड़ा सा बीच में, न न तेरी न मेरी है, बीच का कुछ रास्ता। हाँ, कम क्यों होना चाहिए? क्या लगता है क्यों होना चाहिए? ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा? और अगर मीडियम हुआ तो फ्लो कर जाएगा। फिर तो मीडियम रख ले, है ना, तुम्हारी ना मेरे बीच का रास्ता निकाल लेते कुछ है। देखिए, उस ब्रांच का अपना कुछ करंट होगा। जब आपने एमीटर लगाया तो किस उम्मीद से लगाया? कि जो उस ब्रांच का करंट है वो आपको मेजर करके दे। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आती है? जिस ब्रांच में आप एमीटर लगा रहे हो, किस उम्मीद से लगा रहे हो? कि वो उस ब्रांच का करंट मेजर करके देगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप उम्मीद तो ये रख रहे हो कि वो उस ब्रांच का करंट बताएगा, लेकिन आप एक बार इस बात को समझिए, अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस हुआ सपोज करो 15 एम्पियर, 15 ओम, तो जो करंट पहले इसमें फ्लो कर रहा था अब वो फ्लो करेगा? बेटा ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। जो करंट पहले फ्लो कर रहा था, जितना पहले फ्लो कर रहा था, अब उतना करेगा कि उससे कम करेगा, उससे ज्यादा करेगा? अब कम नहीं हो जाएगा। तो तुम करंट मेजर करना चाहते हो या करंट चेंज कर देना चाहते हो? हाँ, तो अब सोच के चलो कि इसका रेजिस्टेंस मान लो पॉसिबली अगर 0 हो सका, तो जो करंट इसमें पहले फ्लो कर रहा था, क्या एमीटर उसको बदल देगा? अब उसको, उसके करंट को नहीं बदलेगा। और कौन, अगर नहीं बदलेगा तो कौन सा करंट मेजर होगा? ये तो जो इसमें जाएगा ये तो वो मेजर कर देगा। अब इसने अगर कुछ नहीं बदला तो जो पहले था वही इसमें जाएगा, वही मेजर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो इसलिए इसलिए आइडियली एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी RG फॉर एमीटर इज 0, आइडियल। ठीक है, लेकिन 0 तो हो नहीं सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? जैसे चेयर भी डिवाइस है, सबका होता है। ठीक, देखो जब तक आप वायर नहीं लपेटोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। वो हम जब उसका फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। मैंने लेकिन शुरू में बताई थी आपको ये बात। तो वायर जब तक आप नहीं लपेटोगे वो काम नहीं करेगा। और ऐसा कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता हो? है? पीछे वाले डेस्क पे बैठ जाओ चाहो तो। हाँ, तो ऐसा तो कोई वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम रखें, जिसकी वजह से एमीटर जब हम बनाने चाहेंगे तो उसका वायर हम मोटा रखेंगे। मोटा तार लोगे, कम टर्न्स लपेटोगे, यानी लेंथ कम रखोगे, और तार मोटा रखोगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, और मटेरियल भी अच्छे से अच्छा यूज कर लो, है ना। तो प्रैक्टिकली तो 0 हो नहीं सकता। तो
तो इसको हम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जितना मिनिमम हो सके उतना कम करने की कोशिश। बोलो कोई दिक्कत है? गैल्वेनोमीटर इज वर्किंग एज एन एमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर डिवाइस हो गया जो कि आपको वोल्टेज या करंट दोनों मेजर करके दे सकता है। अब आप उसको कैसे यूज कर रहे हो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि नहीं गैल्वेनोमीटर की बात नहीं कर रहे, एमीटर की बात कर रहे हैं, तो एमीटर भी उठाओगे तो बिल्कुल सेम यही थ्योरी है ये। हाँ, ये थ्योरी एमीटर के लिए, चाहे एमीटर आप ले लो चाहे गैल्वेनोमीटर विच इज वर्किंग एज एन एमीटर, उसके लिए भी सेम चीज है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये ठीक है, कर सकता है, राइट, ठीक है। अब हमें रेंज एक्सटेंशन करना है, रेंज बढ़ानी है। 1 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर या एमीटर और उससे मेजर करना है 10 एम्पियर, हो जाएगा? हो जाएगा? क्या लगता है तुम्हें, हो सकता है ऐसा? भाई 10 एम्पियर करंट पास करोगे तो फूकेगा नहीं? कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या सजेस्ट करते हो? चलो ये ले लिया हमने गैल्वेनोमीटर, क्या करूं भाई? इसमें तो करंट कितना जाना चाहिए? इससे ज्यादा करंट गया तो ये तो गया, समझ लो टैब हो जाएगा। तो अब क्या करें? बचा हुआ 9 एम्पियर, कैसे करें? इसका तो कम कर नहीं सकते, कैसे कम करोगे? फिर तो खोलना ही पड़ जाएगा, फिर नया ही बना लो। तो खोलना ही पड़ जाएगा उसको पूरा नया, उसमें नहीं कुछ करना है, खोलना नहीं है उसको, उसको खोलना नहीं है, जो करना है बाहर से करना है एक्स्ट्रा। चलो मैं बताता हूँ, बताना कि ये काम कर सकता है क्या, है ना? तुम लोग ये काम कर सकता है। 10 एम्पियर करंट जब फ्लो कर रहा होगा, इससे एक ही जाएगा, बचा बनो इससे जाएगा, तो ये फूकेगा भाई। जब आप इससे, ये सब कुछ मेजर करेगा। चलो मैं पहले समझाता हूँ, है ना, मेरे ख्याल से तभी बात बनेगी ना। देखो हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, और पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा, है? नॉर्मल रेजिस्टेंस ही होता है, देखा गया है इसमें। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो शंट बोल देते हैं, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए आपको ज्यादा करंट मेजर करना है, कर लो, लेकिन इसमें तो जितनी इसकी औकात है उतना ही करंट जाना चाहिए, उससे ज्यादा गया तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो बचा हुआ करंट कहां से जाएगा? वो इससे जाना चाहिए, ठीक है। और जितना तुम्हें रेंज बढ़ानी है उतनी बढ़ा, थ्योरेटिकली। क्लियर है ये? क्लियर है ये? इससे फायदा मैं बताता हूँ क्या हुआ। सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा अब इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते ही रहोगे। जो एमीटर की पर्ची है ना, मतलब जो उसका डिस्प्ले है वो तो सेम ही है ना, वो तो बदला नहीं तुम लोगों ने। पॉइंटर लगा हुआ है उसमें, वही मान लो 1 एम्पियर का है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, मान लो 10 डिवीजन ऐसा करके 1 एम्पियर तक का। क्लियर हो गए? अब आपने क्या करा, यहां से 10 एम्पियर करंट गुजारा, इसमें कितना जा रहा है? 1 एम्पियर, बचा हुआ 9 यहां से जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ये 1 शो करता है तो कितना करंट होता है? 10 होता है। तो रीडिंग वो उसमें डिस्प्ले में 1 दिखा रहा होगा, लेकिन आंसर हमारा कितना आ रहा होगा? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल उसी तरह से अगर ये गैल्वेनोमीटर जिस वक्त 0.5 दिखाएगा, है ना, तो उसका 9 टाइम्स इसमें जा रहा होगा, यानी 4.5 एम्पियर इसमें जा रहा होगा।
तो टोटल करंट यहाँ पे कितना रहा होगा 4.5, सॉरी 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो रीडिंग तो ये उसी की, भाई वो थोड़ी बदल गया है, आपका गैल्वेनोमीटर तो सेम ही है ना। होगा क्या, बस इसको कनेक्ट करने से जब ये 0.5 दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रीडिंग को, जो भी रीडिंग आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 10 टाइम्स रेंज कर दी ना हमने रेंज क्या कर दी, 10 गुना कर दी ना। भाई हमने ये शंट डाल करके रेंज क्या कर दी, 10 गुना कर दी है ना, क्योंकि इससे जब एक पास करता है इससे 9 पास करता है, तो टोटल इसमें 10 होगा, तो इसका 10 गुना करंट इसमें पास कर सकता है ना, बता सकता है ना ये। तो जिस वक्त ये जो भी रीडिंग दिखा रहा होगा उसका 10 टाइम्स आप कर दो, वो आपका आंसर इस अरेंजमेंट के साथ। ज्योति क्लियर है? क्लियर है भव्य? अगली क्लास में आके दिमाग खाएगा, मैंने नहीं कहा। हाँ नहीं, जितना करंट जा रहा है उससे इंटू नहीं करना है। जैसे सपोज करो तुमने इसको 25 कर दिया, तो देखो 25 एम्पियर अगर आप मेजर करना चाहते हो, मतलब मैक्सिमम 25 टाइम्स करना चाहते हो, या चलो एक काम करते हैं, वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। ये 5 एम्पियर का था और अब आप इसको कितना करना चाहते हो, 15 एम्पियर का करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? जब इसमें 5 एम्पियर जाएगा उस समय में इसमें 10 जाना चाहिए, ठीक है? तो टोटल 5 और 10 मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। तो रेंज आपने कितनी कर दी है, 3 टाइम्स कर दिया। तो अब इसमें जो भी रीडिंग आ रही होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आंसर होगा। मतलब जिस वक्त ये आपको 1 दिखा रहा होगा, एक्चुअल आंसर क्या होगा, 3 होगा। जब ये आपको 2.5 दिखा रहा होगा तो आंसर क्या होगा, 7.5। 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपने रेंज 3 टाइम्स करी है ना। आप ये देख लो कितना टाइम्स हो गया, तो जो भी ये रीडिंग दिखा रहा होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो गया ये? पक्का? तो ये सिस्टम है, लेकिन उसके लिए ये इसका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। इसकी वैल्यू आपको इस तरह से सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि रेंज 10 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। ये किस बात पर डिपेंड करेगी भाई? रेंज तुम 3 गुना कर रहे हो, 10 गुना कर रहे हो, 25 गुना कर रहे हो, ये किस पर डिपेंड करेगी? आरएसएच में, क्योंकि आरएसएच की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाएगा ना। आरएसएच आपने इतना कर दिया कि इसमें 9 टाइम्स करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर का, तो रेंज 10 गुना हो जाएगी। आरएसएच की वैल्यू आपने इस तरह से सिलेक्ट कर ली कि उसमें 5 गुना करंट जा रहा है, तो रेंज 6 गुना हो जाएगी। शंट रेजिस्टेंस अभी तो बोल रहा है, देखा भी है मैंने, है शंट रेजिस्टेंस बोला तो है, लिखा भी है, ठीक है। बेटा सिंबल क्या लूंगा, ऐसे थोड़ी लिखूंगा शंट रेजिस्टेंस आर, शंट आर लिख दूं, सिंबल तो ऐसे लिखेंगे ना, क्यों भाई? F1 फोर्स है तो F के बाद 1 लिखेंगे ना, या 1 फोर्स, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, समझ गए ना? वो तो सिंबल, ठीक है। आ गया? तो इसकी वैल्यू का जो सिलेक्शन है ना, अरे ये भी गायब हो गया एक बेचारा, कौन सा कलर, येलो, येलो येलो रेडी फेलो। तो इसकी वैल्यू का जो सिलेक्शन है, सुन लो, इसकी जो वैल्यू का सिलेक्शन है वो क्रूशियल। अगर ये आपने सही नहीं सिलेक्ट करा तो फिर हो गया था, बन लगा बनाते रहो, करते रहो, रेंज एक्सटेंड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी हुई है ना। ऐसा तो नहीं मन से लगा दिया कुछ भी, रेजिस्टेंस उठाया है, चलो ये फालतू बड़ा काम का नहीं है, लगा दिया इसको। तो देखो जरा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये और ये देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होनी चाहिए ना, तो आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच नहीं हो जाएगा, तो आर एस एच क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी इंटू में आर जी हो जाएगा। अरे यही तो करा है, बस इसको डिवाइड कर दिया, हो गया। क्लियर है ये? तो जितना करंट चाहिए और जितना मैक्सिमम उसमें अलाउड है,
और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वैल्यू फीड करो, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस, वो आपको यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, इसको भी कॉपी नहीं करोगे तुम लोग? नहीं, मर्जी है तुम्हारी, मेरे को क्या लिया देना, घर पे जाके वीडियो चला करके देखना तब कर लेना। ठीक है, ऐसे करके तो तुम लोगों का है पूरा सिलेबस, ऐसा कर लेंगे तो फिर तो तुम लोगों के मजे आ जाएंगे घर पे रिवीजन करना। घर पे जाके तो उतारना पड़ेगा, तुम घर जाके जो कचरा करते हो रिवीजन के वक्त कॉन्सेप्ट्स का, वो तो